भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चार तरीके के मित्र होते हैं। एक होते हैं ताली, जो केवल ताली बजाते हैं। दूसरे होते हैं प्याली, साथ में चाय भी पीते हैं। तीसरे होते हैं थाली, साथ में भोजन भी करते हैं। चौथे होते हैं ख्याली, जो आपका ख्याल रखते हैं। मैं अनिल जी ताली, थाली, प्याली नहीं, बल्कि मैं आपका ख्याली मित्र हूं और मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता है और आपको पूरे देश के स्वास्थ्य की चिंता है। इसीलिए हम दोनों एक साथ यहां बैठे हुए हैं। बहन ममता जी जिस तरीके से पिछले कई वर्षों से निरंतर देश के लिए दिन रात एक कर रही हैं, अपना घर परिवार छोड़ के, जिस तरीके से आपने अपना सब कुछ, घर परिवार व्यापार सब कुछ छोड़ के देश के लिए आगे आप समर्पित होकर काम कर रहे हैं, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं आपकी उसमें प्रशंसा कर सकूं। मेरे वो शब्द है ही नहीं मेरे पास। कुछ ऐसे काम होते हैं जिसके लिए शब्द होता नहीं है, वो केवल व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल एहसास किया जा सकता। वास्तव में जनसंख्या नियंत्रण कानून न बना के हमारी सरकारों ने संविधान में जो शपथ है उस शपथ को तोड़ा है। शपथ क्या लेते हैं? मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित एक संप्रभु भारत बनाऊंगा। संप्रभु भारत को जो सबसे बड़ा खतरा है वो है जनसंख्या विस्फोट से। धर्मांतरण से भी खतरा है, घुसपैठ से भी खतरा है। तीन तरीके के बड़े खतरे हैं, धर्मांतरण, घुसपैठ और जनसंख्या विस्फोट। लेकिन जनसंख्या विस्फोट सबसे बड़ा खतरा है। 9 राज्यों में खत्म हो चुके, 200 जिलों में खत्म हो चुके, 300 तहसीलों में खत्म हो चुके। भारत के बॉर्डर की जो 283 तहसीलें हैं, जो नेपाल को टच करती हैं, हिमालय को टच करती हैं, बांग्लादेश को टच करती हैं या इधर समुद्र को टच करती हैं, उन पूरी 283 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसके बावजूद आश्चर्य की बात है कि सांसद और विधायक, नेता इस पे खुल के बोल नहीं रहे। गरीबी की बात करने वाले जनसंख्या नियंत्रण पे मौन है, जबकि गरीबी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। बेरोजगारी की बात करने वाले जनसंख्या नियंत्रण की बात नहीं कर रहे हैं, जबकि बेरोजगारी का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सारी समस्याओं का रूट का जनसंख्या विस्फोट है। 2% जमीन है, 4% पानी है और 20% जनसंख्या हो चुकी है। आप अनिल जी आज आप 17वें दिन व्रत पे हैं, लेकिन मुझे दुख है कि भारत के 17 सांसद, 17 मंत्री अभी तक इस बात पे सार्वजनिक रूप से बयान नहीं दे रहे। या आप अपने लिए नहीं बैठे हुए, आप तो बैठे हुए हैं भारत के सामने जो बहुत बड़ा अजगर बैठा हुआ है, जो लगातार भारत की डेमोग्राफी को बदल रहा है। और डेमोग्राफी बदलने का मतलब केवल डेमोग्राफी नहीं बदलती। डेमोग्राफी बदलने का मतलब यह है, डेमोग्राफी बदलने का मतलब यह है सोच बदलती है। जहां जहां डेमोग्राफी बदली है वहां पूरी तरीके से राष्ट्रांतरण हो रहा है। वहां के तीज त्योहार बदल रहे हैं, वहां की भाषा बदल रही है, वहां की सोच बदल रही है, वहां की जीवन पद्धति बदल रही है, वहां के नियम कानून बदलते जा रहे हैं। और इतना डिटेल आपने पूरा एक आंकड़ा दे दिया है, इसके बावजूद अभी तक उस पर गंभीरता के साथ काम नहीं हुआ। इसके लिए मैं सरकार से ज्यादा जनप्रतिनिधियों को दोषी मानता हूं, जिनका मुख्य काम है जो देश के सामने समस्या है उसको अपनी विधानसभा और अपने अपने लोकसभा, अपने राज्यसभा, जो जहां बैठा हुआ है उसको उठाना। बहुत सारे सांसदों ने उठाया भी है, उनका धन्यवाद। बहुत सारे सांसदों ने सार्वजनिक रूप से बयान भी दिया। आदरणीय गिरिराज जी ने सार्वजनिक रूप से मंत्री होते भी बयान दिया, उनका स्वागत है। लेकिन
इसके लिए जिस तरीके से एक मार्च निकालना चाहिए था, कायदे से आज आप यहां पे अनशन पे बैठे हुए हैं, तो देश की जनता को सड़क पे होना चाहिए था। मैं देश की जनता से निवेदन करता हूं, अनिल चौधरी अपने लिए नहीं बैठे हुए। आज 17 दिन हो चुके इनको, 17 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं, अपने लिए नहीं, कुछ नहीं इनको चाहिए। ये इसलिए अनशन कर रहे हैं क्योंकि यूपी की भी डेमोग्राफी बदल गई है, हरियाणा की डेमोग्राफी बदल गई है, पंजाब की डेमोग्राफी बदल रही है, उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदल रही है, हिमाचल की डेमोग्राफी बदल रही है, असम बंगाल तो पहले बदल चुकी है, झारखंड तो पहले बदल चुकी है, नागालैंड मणिपुर मिजोरम की डेमोग्राफी तो पहले बदल चुकी है, कश्मीर की पहले बदल चुकी है, लद्दाख की पहले बदल चुकी है, लक्षद्वीप की पहले बदल चुकी है। ये तो बचे हुए 20 राज्यों को डेमोग्राफी रोकने के लिए बैठे हुए। इसलिए सबसे पहले तो मैं सभी देशभक्तों से निवेदन करता हूं, आप दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए, नेताओं की गुलामी छोड़िए, आप सार्वजनिक रूप से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करिए, सामूहिक रूप से इकट्ठा होके अपने अपनी बात को सार्वजनिक करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, ट्विटर पे शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, लेकिन एक हैशटैग चलाइए कि भारत को कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। दूसरा, मैं इस देश के बुद्धिजीवियों से कहता हूं, लेखकों से, पत्रकारों से, कलमकारों से आग्रह करता हूं, इस देश में जो जल जंगल जमीन की बात करने वाले साथियों से निवेदन करता हूं, यह तो आपको भी पता है कि सारी समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, फिर आप क्यों मौन हैं? इस देश के न्यूज एंकर सुबह से लेकर शाम तक इतनी बातें करते रहते हैं, ऐसे ऐसे कार्यक्रम दिखाते हैं जिससे जनता का कोई लेना देना नहीं। जनसंख्या नियंत्रण कानून से 50% समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन न्यूज चैनल पे उस पर डिबेट नहीं हो रही है। एक फौजी हमारा 17 दिन से भूखा बैठा हुआ है और छोटी छोटी बात पे न्यूज चैनल पे डिबेट करने वाले एक इस पे कार्यक्रम करके एक ढंग से डिबेट नहीं करा पा रहे हैं कि पूरे देश में इसका इस बात पे चर्चा हो कि जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों जरूरी थी। जहां तक अगर किसी को गलतफहमी है कि पढ़ाई लिखाई से जनसंख्या नियंत्रण होता है, तो मैं तो कहता हूं राहुल गांधी केरल के सांसद हैं और केरल में सबसे ज्यादा शिक्षा है, सबसे ज्यादा एजुकेशन केरल में है। वायनाड लोकसभा की पिछली 5 चुनाव की वोटर लिस्ट आप देख लीजिए। मैं राहुल गांधी से कहता हूं कि आप 1999 की वायनाड लोकसभा की वोटर लिस्ट निकाल लीजिए, 2004 की निकाल लीजिए, 2009 की निकाल लीजिए, 2014 की निकाल लीजिए, 2019 की निकाल लीजिए, और 5 लोकसभा के दौरान वहां वायनाड की डेमोग्राफी कैसे बदलती है आप देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में एजुकेशन के बाद जनसंख्या नियंत्रण होता है कि नहीं होता है, और होता है तो किसका हो रहा है, या केरल में अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है और किसके कारण नहीं हो रहा, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर अखिलेश यादव जी को लगता है कि नहीं पढ़ाने लिखाने से जनसंख्या नियंत्रण हो जाता है, आप अपने लोकसभा में पिछले 5 लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट निकाल लीजिए, या अपने मैनपुरी में मैनपुरी विधानसभा की पिछले 5 चुनाव की वोटर लिस्ट निकाल के देख लीजिए। जिस सांसद और विधायक को इस बात की गलतफहमी है कि एजुकेशन होने से जनसंख्या नियंत्रण हो जाता है, उसको मैं कहता हूं आप अपने विधानसभा की पिछले 20 साल में जितने चुनाव हुए हैं उसकी आप वोटर लिस्ट को निकाल के कंपेयर कर लीजिए। यदि किसी सांसद को इसको लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा पढ़ाने लिखाने से, तो आप अपने लोकसभा के पिछले 5 चुनाव की जनसंख्या जो वोटर लिस्ट है उसको निकाल के देख लीजिए। जिन राज्यों में पहले बदल गया है उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। बंगाल के 14 जिले पूरी बदल चुके हैं, असम के 9 जिले बदल चुके हैं, झारखंड के 6 जिले बदल चुके हैं, बिहार के 8 जिले बदल चुके हैं पूरी तरीके से, यूपी के 22 जिले पूरी तरीके से बदल चुके हैं, राजस्थान के 8 जिले बदल चुके हैं, गुजरात के 6 जिले बदल चुके हैं, महाराष्ट्र के 8 जिले बदल चुके हैं, केरल के 4 जिले बदल चुके हैं, गोवा के 3 जिले बदल चुके हैं, पंजाब के 3 जिले बदल चुके हैं। मैं ऐसे 200 जिलों की लिस्ट तो आपको ऐसे हाथ में बता सकता हूं। लेकिन अगर इस जनसंख्या विस्फोट को नहीं रोका गया तो 20 से 25 साल के बाद बहुत गंभीर स्थिति हो जाएगी।
86,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, यानी 2023 में 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो जाएंगे। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बना के देगी तब तक 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाएंगे, और घर बनाने वाला टैक्स देने वाले टैक्स दे के परेशान, मिडिल क्लास टैक्स दे के परेशान, व्यापारी टैक्स दे के परेशान, सरकार घर बना के परेशान, फिर भी घर पूरे नहीं हो रहे। आज की डेट में जितनी योजनाएं चल रही हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, हर चीज में मुफ्तखोरी में बढ़ रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है जनसंख्या विस्फोट। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, गंभीरता के साथ चिंतन करिए। संविधान में साफ साफ लिखा है राज्य सरकार भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बना सकती है, केंद्र भी बना सकता है, लेकिन अब यह समस्या राष्ट्रीय है। जनसंख्या विस्फोट किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, यह केरल से कश्मीर, कच्छ से कामरूप, गुजरात से बंगाल, प्रत्येक राज्य की समस्या है। इसलिए इसका समाधान राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, संसद में होना चाहिए। दूसरा, केवल लॉलीपॉप देने से जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा कि हम आपको नसबंदी कराने पे 50,000 रुपए दे देंगे। अगर ऐसी योजना आएगी 50,000 रुपए भी चला जाएगा, डॉक्टर और वो मिलके आपस में बांट लेंगे और जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा। समाधान सीधे सीधे, तीसरा बच्चा होने पे वोटिंग राइट खत्म करिए, चौथा बच्चा होने पे नागरिकता खत्म करिए। सरकार के पास यह अधिकार है, वो वोटिंग राइट जिसको दे, जिसको छीने, उसमें टर्म्स कंडीशन डाल सकती है। ऐसे ही नागरिकता कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, नागरिकता में भी टर्म्स कंडीशन डाली जा सकती है। संविधान के आर्टिकल 11 सरकार को यह पावर देता है, संसद को यह पावर देता है किसकी नागरिकता देनी, किसको नागरिकता देनी है, किसको नागरिकता लेनी है, ये सारे कंडीशन सरकार सेट कर सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, तीसरा बच्चा होने पे राइट टू वोट खत्म करिए, चौथा और बच्चा होने पे सिटीजनशिप खत्म करिए, भारत की उसकी नागरिकता वापस लीजिए और 10 साल के लिए जेल में डालिए। जब तक सठे साठम समाचरे सिद्धांत के आधार पे कानून नहीं बनेगा तब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा। सरकार 2 रास्ते हैं, चाहे सीधे सीधे जनसंख्या नियंत्रण कानून बना दे, दूसरा रास्ता है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके उसमें एक चैप्टर जनसंख्या नियंत्रण जोड़ दे। लेकिन जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तब तक भारत की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आज नहीं, हजारों साल पहले आ चुका है। मानव इतिहास में सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण लागू करने वाले भगवान श्री राम है, और उन्होंने जनता के लिए नहीं लागू किया, अपने ऊपर भी लागू किया। भगवान राम के 2 बच्चे, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे, भरत जी के 2 बच्चे, शत्रुघ्न जी के 2 बच्चे। मानव इतिहास में सबसे पहले कॉमन सिविल कोड लागू करने वाले भगवान श्री राम है। भगवान राम ने एक विवाह किया, लक्ष्मण जी ने एक विवाह किया, भरत जी ने एक विवाह किया, शत्रुघ्न जी ने एक विवाह किया। वाल्मीकि रामायण में इसका स्पष्ट वर्णन है, रामचरितमानस में इसका स्पष्ट वर्णन है। तो जब तक भारत में जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जनसंख्या नियंत्रण का 2 तरीका है, एक कानून बनाया जाए जनसंख्या नियंत्रण के लिए, दूसरा कानून बनाया जाए समान नागरिक संहिता के लिए। एक तरीका यह भी है, एक इंटीग्रेटेड कानून बना दिया जाए जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी पार्ट आ जाए, जनसंख्या नियंत्रण का भी पार्ट आ जाए। इसलिए मैं अनिल जी आपको धन्यवाद देता हूं, आपकी इच्छा शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं, आपके मैं संघर्ष को प्रणाम करता हूं। जो आप पिछले 17 वर्षों से आप जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रयास कर रहे थे और पिछले 17 दिन से आप आमरण अनशन कर रहे हैं, यह कोई सामान्य बात नहीं है। लोग नौकरियों के लिए आमरण अनशन करते हैं, रिजर्वेशन के लिए आमरण अनशन करते हैं, कुछ पाने के लिए आरक्षण आमरण अनशन करते हैं। आप यहां पे देश की सुरक्षा के लिए बैठे हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो काम विदेश मंत्रालय कर पाएगा, गृह मंत्रालय कर पाएगा, रक्षा मंत्रालय कर पाएगा, वो सारा का सारा काम एक कानून से हो सकता है। आप जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाइए, आपका गृह मंत्रालय का आधा काम आसान हो जाएगा। आप जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाइए, आपके बॉर्डर सुरक्षित हो जाएंगे, जो 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। नागरिकता छीनने वाला,
मैं बार बार कह रहा हूं, लॉलीपॉप वाला कानून नहीं चाहिए। तीसरे बच्चे पे राइट टू वोट खत्म, वोटिंग का अधिकार खत्म। चौथे बच्चे पे नागरिकता का अधिकार खत्म। अगर आपको लगता है कि ऐसा संभव नहीं है, मैं सुप्रीम कोर्ट के वकील के नाते संविधान को थोड़ा बहुत जो मुझे जानकारी के नाते बता रहा हूं, संविधान का आर्टिकल 11 यह सरकार को पावर देता है, वो जब चाहे जिस आधार पे टर्म्स कंडीशन सेट करके जनसंख्या नागरिकता वापस ले सकता है। इसलिए मुझे लगता है अब समय आ गया है एक कठोर कानून बने। चीन ने कानून बनाया, 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया। हमने अगर कानून बनाया होता, आज भी हमारी जनसंख्या 60 करोड़ कम होती, हम 150 करोड़ की बजाय 90 करोड़ होते, तो मुझे लगता है गरीबी भी कम होती, भूखमरी भी कम होती, कुपोषण भी कम होता, प्रदूषण भी कम होता, अराजकता भी खत्म होती, आतंकवाद भी कम होता, अपराध भी कम होता। मैंने व्यक्तिगत तौर पे अपने संपर्कों के जरिए भारत की कई जेलों में सर्वे कराया। आप गाजियाबाद की जेल में सर्वे करा लीजिए, आप गुड़गांव की जेल में सर्वे करा लीजिए, आप नोएडा की जेल में सर्वे करा लीजिए, या जिस सांसद विधायक अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने जिले की जेल में सर्वे करा लीजिए। आपको वहां चोरी करने वाले, झपटमारी करने वाले, चेन स्नेचिंग करने वाले, मोबाइल स्नेचिंग करने वाले, नशा तस्करी करने वाले, फिरौती करने वाले, आपको क्लियर हो जाएगा कि सीधा सीधा संबंध है इसका जनसंख्या विस्फोट से। डायरेक्ट सम रिलेशन है इसका। जनसंख्या विस्फोट होगा, अपराध कम होगा, जनसंख्या विस्फोट होगा, बाकी जो और हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरे हैं वो भी कम होगा। अब सरकार एक गंभीर कानून बनाए, मैं ऐसा पूरा विश्वास करता हूं। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं इस विषय को कि एक 17 दिन से एक हमारा योद्धा आमरण अनशन कर रहा है, इसको घर घर पहुंचाइए, जन जन तक पहुंचाइए। फेसबुक पे शेयर करिए, ट्विटर पे शेयर करिए, इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, लेकिन आप लोग अपने अपने स्तर पे हर संभव प्रयास करिए। और मैं सभी देशभक्तों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप नहीं आ पा रहे हैं दिल्ली, कोई बात नहीं, आप गाजियाबाद नहीं आ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, अरे अपने क्षेत्र में एक दिन सामूहिक रूप से अपने सांसद से तो मिल सकते हैं ना। शादी विवाह के लिए छुट्टी करते हैं, घूमने टहलने के लिए छुट्टी करते हैं, मौज मस्ती के लिए छुट्टी करते हैं, आराम करने के लिए छुट्टी करते हैं। देश के लिए एक दिन आप सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर अपने सांसद को नहीं पकड़ सकते? जाइए अपने सांसद के पास, घेर के बैठिए सांसद को अपने 10 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। एक दिन में नहीं मिलेंगे, 2 दिन नहीं मिलेंगे, 3 दिन नहीं मिलेंगे, अरे 2-4 बार प्रयास करिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाएगा, देश सुरक्षित हो जाएगा। नहीं अगर हुआ